हेलो बच्चों, देखिए अभी हम लोग झारखंड बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जाम 2024 के लिए क्लास 12 इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे और समझेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर है पिछले साल 2023 में साइंस एवं कॉमर्स के स्टूडेंट को पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 1 नंबर क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की किस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीकी के चयन से है। क्या बोला? क्वेश्चन कहता है 1 नंबर, अर्थव्यवस्था की किस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक के चयन से है। इसका सही उत्तर होगा कैसे उत्पादन करें। कैसे उत्पादन करें इसका मतलब होता है उत्पादन किस तकनीक से करें, उत्पादन किस तरीका से करें। ठीक है, 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, कैसे उत्पादन करें। आगे देखिए सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी वस्तु में मनुष्य की आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता कहलाती है उपयोगिता। ठीक है, किसी वस्तु में मनुष्य की आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता को उपयोगिता कहते हैं। 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। आगे देखिए सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 है, उपयोगिता के क्रमवाचक विश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। उपयोगिता का क्रमवाचक विश्लेषण का प्रतिपादन हिक्स और एलन ने किया था। क्रमवाचक बोलेगा तो आंसर होगा हिक्स और एलन, और गणनावाचक बोलेगा तो आंसर होगा प्रोफेसर यानी अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, गणनावाचक बोलने से अल्फ्रेड मार्शल लिखना है और क्रमवाचक बोलने से हिक्स और एलन में टिक लगाना है। 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। आगे देखिए सवाल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित चित्र प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित चित्र क्या प्रदर्शित करता है। देखिए दिया गया चित्र में मांग रेखा डी डी एक्स अक्ष के समांतर है। क्या बोले? मांग रेखा डी डी एक्स अक्ष के समांतर है, यानी मांग की लोच क्या होगी? पूर्णतः लोचदार मांग होगा, पूर्णतः लोचदार मांग। सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। आगे देखिए सवाल नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, उपभोक्ता की आय बढ़ने से किस प्रकार की वस्तु की मांग घटती है। उपभोक्ता की आय बढ़ने से किस प्रकार की वस्तु की मांग घट जाती है। आंसर होगा घटिया वस्तु, यानी निम्न कोटि की वस्तु। घटिया वस्तु की मांग घट जाती है। जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो सामान्य वस्तु का प्रयोग अधिक करने लगता है और घटिया वस्तु की मांग, निम्न कोटि वस्तु की मांग घट जाती है। सही उत्तर ऑप्शन 2 होगा 2। आगे देखिए सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है। दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध किससे है? पैमाने के प्रतिफल से। पैमाने के प्रतिफल से दीर्घकाल में समय अधिक होने के कारण एक उत्पादक अपने संपूर्ण उत्पादन पैमाने को बदल सकती है और उसे नया उत्पादन फलन प्राप्त होगा। 6 का सही उत्तर 1 होगा, 6 का 1। यदि बोलता अल्पकालीन उत्पादन फलन, अल्पकालीन उत्पादन फलन बोलने से हो जाएगा परिवर्तनशील अनुपात का नियम। ठीक है, यहाँ बोला है दीर्घकालीन उत्पादन फलन, इसलिए होगा पैमाने का प्रतिफल। 6 का सही उत्तर 1। आगे देखिए सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 को पढ़िए, उत्पादन फलन को व्यक्त करता है। निम्न में से कौन उत्पादन फलन को व्यक्त करता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 होगा क्यू एक्स बराबर फंक्शन ऑफ ए बी सी डी ई। ठीक है, क्यू एक्स क्या है? एक्स वस्तु का उत्पादन की मात्रा यानी क्वांटिटी, इक्वल टू फंक्शन यानी उत्पादन फलन। फंक्शन क्या है? ए बी सी डी ई उत्पत्ति के साधन। ठीक है, उत्पादन फलन क्या है? किसी वस्तु की उत्पादन की मात्रा और उत्पत्ति के साधनों के बीच के फंक्शन को उत्पादन फलन कहते हैं। यानी क्यू एक्स उत्पादन की मात्रा और ए बी सी डी ई विभिन्न उत्पत्ति के साधन, और एफ क्या है? फलन यानी फंक्शन। 7 का 3 होगा 3। आगे देखिए सवाल नंबर 8 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, किसी वस्तु के उत्पादन की स्थिर लागत 60 रुपये है, उस वस्तु की 10 इकाई उत्पादन करने की औसत स्थिर लागत क्या होगी। देखिए किसी वस्तु का उत्पादन का कुल स्थिर लागत दिया है 60 रुपया, उस वस्तु की 10 इकाई उत्पादन करने की औसत स्थिर लागत क्या होगी। यानी टोटल फिक्स कॉस्ट 60 रुपया दिया है और वस्तु का क्वांटिटी दिया है 10 इकाई। ठीक, एवरेज फिक्स कॉस्ट औसत स्थिर लागत क्या होगा पूछा है। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट AFC होता है TFC भागा Q। टोटल फिक्स कॉस्ट दिया है 60 रुपया और क्वांटिटी दिया है 10 यूनिट, तो हो जाएगा 6 रुपया। 8 का सही उत्तर 3 होगा 3।
आगे देखिए सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है, दो समोत्त उत्पाद वक्रों के बीच की दूरी क्या व्यक्त करती है। देखिए, दो समोत्त उत्पाद वक्र यानी दो समान उत्पादन को व्यक्त करने वाला वक्रों के बीच की दूरी क्या व्यक्त करती है। उत्पादन स्तर में परिवर्तन। ठीक है, उत्पादन स्तर में परिवर्तन। एक नंबर सही उत्तर होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में कौन सही है, इनमें से कौन सा सूत्र सही है। देखिए, टोटल कॉस्ट इक्वल टू होता है टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यानी टीसी बराबर होता है टीएफसी जोड़ टीवीसी। तो यहाँ पर सही सूत्र हो जाएगा ऑप्शन 1, टीवीसी बराबर टीसी माइनस टीएफसी। सही उत्तर 1 नंबर होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 11। उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने पर किस लागत में परिवर्तन नहीं होता है। देखिए, उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने से कौन सा लागत में परिवर्तन नहीं होता है। कुल स्थिर लागत में, टोटल फिक्स कॉस्ट में, कुल स्थिर लागत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, प्रत्येक स्तर पर स्थिर रहता है। 11 का 2 होगा। आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, औसत लागत वक्र का आकार होता है। एवरेज कॉस्ट औसत लागत वक्र का आकार होता है यू अक्षर जैसा। ठीक है, क्या होगा, यू आकार का, यू अक्षर जैसा। सीमांत लागत बोलेगा, औसत लागत बोलेगा तो यू आकार का आंसर होगा ऑप्शन 1। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है 13। किस बाजार में ए आर बराबर एम आर होता है। कौन सा मार्केट में ए आर इक्वल टू एम आर होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता में ए आर बराबर एम आर होता है। बोलेगा किस बाजार में ए आर एम आर से अधिक होता है, तो आंसर हो जाता है एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता में। याद रखिएगा, एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता में ए आर ग्रेटर देन एम आर होता है, लेकिन ए आर बराबर एम आर होता है पूर्ण प्रतियोगिता में। औसत आगम बराबर सीमांत आगम। 1 नंबर सही उत्तर होगा। आगे देखिए 14 यानी 14 है, निम्न में से किस बाजार में विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन होता है। डिफरेंट स्थानापन्न विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन होता है एकाधिकारी प्रतियोगिता में। ठीक है, विभेदीकृत वस्तु विशेषता है एकाधिकारी प्रतियोगिता का। 2 नंबर सही उत्तर होगा। आगे चलिए 15 नंबर देखिए 15 फर्म के संतुलन की मूल शर्त है। फर्म के संतुलन का प्रथम शर्त है, मूल शर्त है एम आर बराबर एम सी। ठीक है, एम सी बराबर एम आर। 15 का हो गया 4। 15 का सही उत्तर 4 होगा। सीमांत लागत बराबर सीमांत आगम होना चाहिए, एम सी बराबर एम आर। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ति अपने लिए मांग का सृजन स्वयं कर लेती है। यह किसने कहा। पूर्ति अपने लिए मांग का सृजन स्वयं कर लेती है, पूर्ति अपनी मांग का निर्माण स्वयं करती है, यह कहा था जेबी से ने। जेबी से ने 16 का 1 होगा 1। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है, एक मुश्त कर लगाने से किसी वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक मुश्त कर यानी इकाई कर लगाने से किसी वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब वस्तु पर एक मुश्त टैक्स लग जाएगा, कर लग जाएगा, तो टैक्स लगने से वस्तु की पूर्ति घट जाएगा, क्योंकि टैक्स बढ़ने से, टैक्स लगने से वस्तु का उत्पादक कम कर पाएगा, जिससे वस्तु का सप्लाई कम होगा, क्योंकि लागत बढ़ जाता है इसीलिए उत्पादन कम होता है, जिसके चलते सप्लाई यानी पूर्ति कम हो जाती है। 17 का 2 होगा 2। आगे देखिए 18 बाजार मूल्य को परिभाषित किया जाता है अल्पकालीन बाजार से। ठीक है, बाजार मूल्य पाया जाता है अल्पकालीन बाजार में यानी अति अल्पकालीन बाजार में। 18 का 1 होगा 1। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। अधिक मांग की स्थिति में कीमत में प्रवृत्ति होती है। अधिक मांग की स्थिति में क्या होता है, जब वस्तु का मांग ज्यादा होगा तो वस्तु का कीमत बढ़ने लगेगा। ठीक है, कोई वस्तु का मांग अधिक होने से कीमत में वृद्धि होने लगती है। आंसर होगा 2 नंबर। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां वस्तु की मांग और पूर्ति बराबर हो। ठीक है, कीमत उस बिंदु पर तय होती है जहां वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति आपस में बराबर हो जाती है। सही उत्तर ऑप्शन 3 होगा 3। आगे चलिए सवाल नंबर 21। अब सेकंड बुक आ गया मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए सवाल नंबर 21 है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। जे एम कीन्स। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा जे एम कीन्स। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक जे एम कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स ने 1936 में प्रकाशित किया था। सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, जीएनपी और एनएनपी में क्या संबंध है। जीएनपी और एनएनपी में क्या रिलेशन है,
तो सही उत्तर हो जाएगा एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस घिसावट व्यय। याद रखिएगा, जब नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालेंगे तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में घिसावट व्यय को माइनस करेंगे। ठीक है, एनएनपी बराबर होता है जीएनपी माइनस घिसावट व्यय, और जब जीएनपी निकालेंगे तो एनएनपी में घिसावट व्यय जोड़ देंगे। सही उत्तर ऑप्शन 3 होगा, 3। आगे देखिए 23 देखिए 23 स्टॉक चर का एक उदाहरण है। इनमें से कौन एक स्टॉक है? इनमें से कौन एक स्टॉक है? देखिए पूंजी है, पूंजी पूंजीगत वस्तु जो होता है वो स्टॉक होता है। बाकी मुद्रास्फीति यानी महंगाई, आय व्यय घटते बढ़ते रहता है, उसको प्रवाह बोलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 मुद्रास्फीति यानी महंगाई, वस्तु का दाम कम बेसी होते रहता है, आय व्यय कम बेसी होते रहता है, उसको बोलेंगे प्रवाह, उसको बोलेंगे फ्लो, जो गतिशील होता है। लेकिन पूंजी पूंजीगत वस्तु क्या होता है? स्टॉक रहता है। ठीक है, यानी पूंजीगत वस्तु स्टॉक रहता है, जल्दी से कम बेसी नहीं होता है, ये स्थिर अवधारणा है, स्टॉक है। 23 का होगा 2। आगे देखिए 24 क्या कहता है? राष्ट्रीय आय के आकलन में किसी वस्तु या सेवा का मूल्य एक से अधिक बार शामिल करना कहलाता है दोहरी गणना। ठीक है, राष्ट्रीय आय के आकलन में किसी वस्तु या सेवा का मूल्य एक से अधिक बार शामिल करना कहलाता है दोहरी गणना। सही उत्तर 3 होगा, 3। आगे देखिए 25 पढ़िए। निम्न में से किस वस्तु के निर्माण में गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु है? इनमें से कौन सा वस्तु के निर्माण में गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु है? तो ब्रेड बनाने में गेहूं का प्रयोग होता है, बिस्कुट में होता है, चपाती यानी रोटी में होता है, इनमें सभी होगा। ठीक है, ब्रेड, बिस्कुट, चपाती सभी वस्तु के निर्माण में गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु है, गेहूं यानी आटा का प्रयोग होता है। ऑल ऑफ दिस, इनमें सभी। आगे देखिए 26 मुद्रा का कार्य है। इनमें से कौन मुद्रा का कार्य है? मनी का फंक्शन है, विनिमय का माध्यम है, मूल्य का संचय है, मूल्य का मापक भी है, इनमें सभी होगा। ठीक है, इनमें से सभी मुद्रा का कार्य है, मनी का फंक्शन है। ठीक है, विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य का संचय सभी है। ऑप्शन 4। आगे देखिए 27 किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे? किसने कहा कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे? सही उत्तर होगा 3 नंबर, हॉर्टले विदर्स। ठीक है, हॉर्टले विदर्स। 27 का 3 होगा, हार्टले विदर्स। आगे देखिए 28 भारत का एक केंद्रीय बैंक है। भारत का केंद्रीय बैंक का नाम है भारतीय रिजर्व बैंक। भारत का एक केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक है आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन 2 होगा, 2। आगे देखिए 29 है केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य कौन है? केंद्रीय बैंक का कार्य है केंद्रीय सरकार का बैंकर एजेंट है, बैंकों का बैंक ये भी है, नोट जारी करना ये भी है, इनमें सभी होगा। ठीक है, इनमें से सभी यानी ऑप्शन 4 केंद्रीय बैंक का सभी कार्य है, केंद्र सरकार का बैंक एजेंट है, बैंकों का बैंक है, नोट जारी करना ये सभी कार्य है। 4 नंबर होगा। आगे देखिए 30 नंबर, सवाल नंबर 30 नंबर क्वेश्चन है, उपभोग फलन C बराबर A+BY में स्वायत्त उपभोग कौन है? देखिए उपभोग फलन C बराबर A+BY में स्वायत्त उपभोग कौन होगा? स्वायत्त उपभोग कहते हैं जो आय स्तर से स्वतंत्र होता है। तो यहाँ पर B के साथ Y है, यानी B के साथ आय जुड़ा हुआ है, उसको बोलेंगे प्रेरित उपभोग। लेकिन A के साथ आय नहीं है, A के साथ Y नहीं है, उसको बोलेंगे स्वायत्त उपभोग। स्वायत्त उपभोग मतलब जो आय से संबंधित नहीं होता है, जो आय स्तर पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, ऑप्शन 2 हो जाएगा यानी A। लेकिन बी वाई जो है, बी वाई यानी बी के साथ वाई है, आय स्तर है, उसको बोलेंगे प्रेरित उपभोग। ठीक है, 30 का सही उत्तर 2 होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 31, मंदी वह अवस्था है जब अर्थव्यवस्था में क्या होता है? मंदी की स्थिति में अर्थव्यवस्था में उत्पादन बढ़ता है? नहीं। रोजगार बढ़ता है? नहीं। रोजगार तथा उत्पादन स्तर बढ़ता है? नहीं। रोजगार तथा उत्पादन स्तर गिरता है। हाँ, ये सही होगा, ऑप्शन होगा 4। ठीक है, मंदी की स्थिति में अर्थव्यवस्था में रोजगार तथा उत्पादन गिर जाता है। ठीक है, मंदी की स्थिति में अर्थव्यवस्था में रोजगार तथा उत्पादन गिर जाता है। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन 4 होगा, मंदी की स्थिति में रोजगार घट जाता है, उत्पादन स्तर गिर जाता है, वस्तु की मांग घट जाती है, ये होगा, ऑप्शन 4 होगा, 4। आगे देखिए 32 पढ़िए। 32 नंबर सवाल है, किसी अर्थव्यवस्था में यदि एमपीएस बराबर 0.2 है तो गुणक का मान क्या होगा? अर्थव्यवस्था में एमपीएस दिया 0.2 तो निवेश गुणक का मान क्या होगा? निवेश गुणक के बराबर होता है 1/एमपीएस, तो हो जाएगा 1/0.2 यानी 5 हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन 2 होगा, 2। आगे देखिए 33
33 नंबर क्वेश्चन है, निवेश गुणक का सूत्र है। निवेश गुणक बराबर होता है 1/MPS, सही है, 1/1 - MPC, सही है, दोनों सही है। ठीक है, निवेश गुणक का सूत्र दोनों होता है। ऑप्शन 3 होगा, 1 और 2 दोनों होगा, 1 और 2 दोनों। आगे पढ़िए 34 नंबर क्वेश्चन है, निवेश के निर्धारक घटक हैं पूंजी की सीमांत क्षमता, ब्याज की दर, दोनों होगा, 1 और 2 दोनों होगा। देखिए निवेश पूंजी की सीमांत क्षमता पर यानी पूंजी पर निर्भर करती है, अतिरिक्त पूंजी जितना होगा उतना अधिक निवेश होगा, और ब्याज की दर पर, जब ब्याज की दर बढ़ेगी तो निवेश भी बढ़ेगी। ठीक है, याद रखिएगा, यानी निवेश के निर्धारक घटक दोनों होगा, ए और बी दोनों। ठीक है, आगे पढ़िए 35 पढ़िए 35 देखिए, निम्न में से अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण कौन है? इनमें से कौन एक इनडायरेक्ट टैक्स है? देखिए इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल इनमें से कौन है? बिक्री कर और उत्पाद शुल्क दोनों होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क ये वस्तु से संबंधित है। जब कोई टैक्स वस्तु से संबंधित होगा तो उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट टैक्स, उसको बोलेंगे अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, लेकिन आय कर जो है, आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर, निगम कर, ये होता है प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, वह टैक्स जो जिस व्यक्ति पर लगाता है वह नहीं चुकाकर दूसरे व्यक्ति पर टाल देता है उसको बोलेंगे अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। तो वस्तु पर लगा गया टैक्स हम टाल सकते हैं, दूसरों को बेच देंगे, जो खरीदेगा वो टैक्स देगा। ठीक है, यानी अप्रत्यक्ष कर हो जाएगा बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, जीएसटी, वस्तु सेवा कर, ये सब होता है अप्रत्यक्ष कर। आंसर होगा 3 नंबर, 1 और 2 दोनों। आगे देखिए 36 पढ़िए, राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्तियों के अंतर को क्या कहा जाता है? राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्तियां के अंतर को कहते हैं राजस्व घाटा। ठीक है, याद रखिएगा, राजस्व व्यय और राजस्व आय का अंतर राजस्व घाटा कहलाता है। सही उत्तर ऑप्शन 2 होगा, 2। आगे देखिए 37 पढ़िए, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है विदेशी विनिमय बाजार में मांग और पूर्ति द्वारा। ठीक है, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है विदेशी विनिमय बाजार में मांग और पूर्ति द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन 3 होगा, 3। आगे देखिए 38 पढ़िए, व्यापार संतुलन का अर्थ होता है, व्यापार संतुलन का अर्थ क्या होता है? वस्तुओं के आयात निर्यात से दृश्य वस्तुओं के निर्यात आयात के मूल्य में अंतर को व्यापार शेष, व्यापार संतुलन कहते हैं। दृश्य वस्तुओं के आयात निर्यात से संबंधित होता है व्यापार संतुलन। 1 नंबर सही उत्तर होगा, 1 नंबर। आगे देखिए 39 पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा मद भुगतान संतुलन के चालू खाते का एक घटक है? चालू खाते का घटक होगा वस्तुओं का निर्यात आयात। ठीक है, चालू खाता में शामिल होता है दृश्य वस्तुओं का आयात निर्यात। ऑप्शन 4 होगा, 4। आगे देखिए 40 पढ़िए, 40 नंबर क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन में असंतुलन का निम्न में से कौन सा आर्थिक कारण है? भुगतान संतुलन में असंतुलन का निम्न में से कौन एक आर्थिक कारण है? आर्थिक कारण होगा व्यापार चक्र, बढ़ती कीमतें। ठीक है, ये सब होगा, व्यापार चक्र हो जाएगा आर्थिक कारण। सही उत्तर ऑप्शन 2 होगा, 2। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने सभी दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।